एक समय था जब जापान की गलियां चाय की खुशबू से महकती थीं। बच्चे स्कूल जाते समय रास्ते में चेरी ब्लॉसम को छूते हुए गुनगुनाते थे और सड़कों पर जीवन मुस्कुराया करता था। लेकिन इतिहास की किताबें हमें बताती हैं, सबसे गहरी खामोशी से पहले सबसे ज्यादा शोर होता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान एक छोटा मगर तेजी से विकसित हो रहा राष्ट्र था। उसने पश्चिमी तकनीकों को अपनाया और सैन्य शक्ति बढ़ाई। 1905 में रूस के खिलाफ जापान की ऐतिहासिक जीत ने यह साफ कर दिया कि वह केवल एक द्वीपीय राष्ट्र नहीं, एक उभरती वैश्विक शक्ति है। जापान अब केवल समुराई और चाय की सभ्यता नहीं रहा, वह दुनिया के मानचित्र पर अपने झंडे गाड़ना चाहता था और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता था। 1931 में जापान ने मंचूरिया, चीन पर हमला किया। इसके बाद 1937 में शुरू हुआ चीन-जापान युद्ध, जिसमें जापानी सेना द्वारा नरसंहार और अत्याचार की खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं। नानजिंग नरसंहार, हजारों चीनी नागरिकों और महिलाओं पर अत्याचार। जापान की मानसिकता, साम्राज्य के लिए सब कुछ जायज है। वीडियो फुटेज, सैनिकों की परेड, तोपों का चलना, चीनी नागरिकों की चीखें। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह चेतावनी थी कि जापान अब अपने रास्ते में किसी को नहीं छोड़ेगा। 7 दिसंबर 1941 रविवार का दिन। जापान के लड़ाकू विमान अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर के नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला करते हैं। 2400 से ज्यादा अमेरिकी मारे गए, कई युद्धपोत और विमान नष्ट। अमेरिका हैरान और क्रोधित। यह वो क्षण था जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। जापान ने अमेरिका को युद्ध में खींच लिया और यह संघर्ष अब विश्व युद्ध बन चुका था। अमेरिका और जापान के बीच अब शुरू होता है प्रशांत युद्ध। द्वीप की लड़ाई, लाखों सैनिकों की बलि। ग्वाडलकेनाल, मिडवे, साइपन, ओकिनावा युद्ध के बड़े मोर्चे। जापानी कामिकाजे पायलट्स जो जान देकर दुश्मन के जहाजों पर गिरते थे। जापानी सैनिक आत्मसमर्पण नहीं करते थे, या तो जीत या मौत। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह उन लोगों का युद्ध था जो जिंदा रहना नहीं, सिर्फ जीतना चाहते थे। 1945 तक जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जापान अब भी लड़ रहा था। हर द्वीप पर लाखों की जान जाती। जापान में बची थी हिटलर जैसी जिद्द। अमेरिका को लगने लगा, अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो लाखों और मरेंगे। और तब इंसानियत के इतिहास में सबसे अंधेरे फैसले की नींव रखी गई। अमेरिका में गुप्त रूप से चल रहा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का प्रयास। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और श्रमिक शामिल। $2 बिलियन से अधिक का बजट। मुख्य वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जुलाई 1945 ट्रिनिटी टेस्ट में पहला परमाणु विस्फोट सफल। ओपेनहाइमर ने कहा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, संसारों का विनाशक, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह विनाश अब किस पर गिरेगा। अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी, आत्मसमर्पण करो वरना विनाश तय है। लेकिन जापान की सैन्य सरकार ने अमेरिका की चेतावनी को हल्के में लिया। पोट्सडैम डिक्लेरेशन को जापान ने नकार दिया। सम्राट हिरोहितो की चुप्पी। सैनिक नेताओं की जिद्दत, कोई आत्मसमर्पण नहीं। इतिहास ने फिर एक मौका दिया था, लेकिन इंसान ने उसे भी गवा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस. ट्रूमैन ने आदेश दिया, हिरोशिमा पहला लक्ष्य है। यदि फिर भी जापान नहीं झुका, तो दूसरा बम नागासाकी पर गिरेगा। 6 अगस्त के लिए मिशन तय। विमान B-29 सुपर फोर्ट्रेस। पायलट पॉल टिब्बेट्स। बम का नाम लिटिल बॉय। जापान अब भी अपने सपनों में खोया था।
और आसमान से एक सपना नहीं बल्कि मौत उतर रही थी। हिरोशिमा अभी जाग भी नहीं पाया था और एक पल में एक शहर, एक पीढ़ी, एक सभ्यता राख हो जाने वाली थी। ये सुबह किसी आम दिन जैसी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये सुबह ही आखिरी होगी। एक ऐसा दिन जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। 6 अगस्त 1945, वो दिन जब सूरज से पहले मौत उगी। हिरोशिमा में अमेरिकी विमान B-29 सुपर फोर्ट्रेस का नाम था एनोला गे, जिसे उड़ाने वाले थे कर्नल पॉल टिबेट्स। सुबह 2:45 बजे विमान पश्चिमी प्रशांत महासागर स्थित टेनियन आइलैंड से उड़ा। विमान में था पहला परमाणु बम लिटिल बॉय, यूरेनियम से बना एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक। पॉल टिबेट्स रिक्रिएटेड संवाद। हम जानते थे कि ये कोई साधारण बम नहीं था, लेकिन हम क्या ले जा रहे हैं, उसका असर क्या होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हिरोशिमा एक बड़ा औद्योगिक और सैन्य केंद्र था। इसमें 3,50,000 की आबादी थी, ज्यादातर आम नागरिक। शहर को अब तक किसी बड़े हमले से बचाया गया था ताकि बम का असर साफ दिखे। हिरोशिमा को जानबूझकर नहीं बमबारी की गई थी ताकि जब बम गिरे तब उसके असर को पूरी दुनिया देख सके। इंसानियत की आंखों में झोंकने के लिए सबसे गहरा धुआं। सुबह 8:15 एनोला गे ने लिटिल बॉय को गिराया। बम जमीन से लगभग 1900 फीट ऊपर हवा में फटा। विस्फोट का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस से अधिक। 43 सेकंड बाद एक शहर जलकर राख बन चुका था। बम नहीं फटा, धरती पर नरक फटा था। विस्फोट का असर 1 मील के दायरे में सब कुछ वाष्पित हो गया। लोहे की रेलिंग, कंक्रीट की इमारतें जलकर पिघल गईं। 70,000 लोग पल भर में मारे गए और 70,000 से अधिक घायल हुए। लोगों की परछाइयां दीवारों पर जलकर छप गईं। चलती हुई बच्चियां राख बन गईं। गर्भवती महिलाएं जलती रहीं। वो एक बम नहीं था, वो एक पुकार थी कि विज्ञान जब संवेदना से टूटता है तब देवता भी शैतान बन जाते हैं। टेस्टिमनी एक 14 साल की लड़की की जुबानी। मैं स्कूल जा रही थी। अचानक एक तेज रोशनी दिखी और फिर कुछ नहीं। मेरी आंखें बंद हो गईं। जब खुली तो सब काला था। मेरी सहेलियां चीख रही थीं। कुछ तो जलते हुए भाग रही थीं, कुछ बस बैठी थीं बिना आवाज के। टेस्टिमनी 2 बुजुर्ग आदमी। मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढा। जब उनके पास पहुंचा, वे बस हड्डियों का ढांचा थे, लेकिन उनकी आंखें मुझे अब भी देख रही थीं। जो बच गए थे वो भी जिंदा नहीं थे। परमाणु रेडिएशन ने उनके शरीर को अंदर से जला दिया। बाल झड़ने लगे, खून बहने लगा और अंग गलने लगे। परमाणु बम की सबसे डरावनी बात यही है, वो एक बार नहीं मारता, वो धीरे धीरे मारता है। रोज, हर पल, हर सांस के साथ। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने कहा, हमने यह बम इसलिए गिराया ताकि लाखों जानें बच सकें, ताकि युद्ध जल्द खत्म हो सके। लेकिन क्या सच में ये जरूरी था? हिरोशिमा पर हमले के बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद शहर जल रहा था। अस्पताल टूट चुके थे, डॉक्टर भी मर चुके थे। जले हुए लोगों की परछाइयां अभी भी पत्थरों पर थीं। और दूसरी ओर अमेरिका दूसरा बम तैयार कर रहा था, इस बार और बड़ा और भी विनाशकारी। हिरोशिमा चुप था, लेकिन उसके जलते शरीर से जो धुआं उठ रहा था वो पूरी मानवता की आत्मा को झुलसा रहा था। यूरोप, भारत, चीन, हर देश इस खबर से दहल गया। वैज्ञानिक जिन्होंने बम बनाया अब विरोध कर रहे थे।
एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, काश मैंने कभी राष्ट्रपति को खत न लिखा होता। जिस विज्ञान ने प्रकाश दिया था वही अब अंधकार का कारण बन चुका था। सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, परिवार जिंदा जल गए, कोई सहायता नहीं, कोई इलाज नहीं। हिरोशिमा अब शहर नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक सबक कि इंसान जब खुदा बनने की कोशिश करता है तब वो अपने ही बनाए स्वर्ग को नर्क बना देता है। हिरोशिमा जल चुका था, मौत अपनी भयंकरतम शक्ल में उतर चुकी थी, लेकिन जापान अब भी झुका नहीं था और अमेरिका ने निर्णय लिया, अगर पहली तबाही ने चेताया नहीं तो दूसरी तबाही आएगी। एक और शहर, एक और बम और लाखों चीखों की कीमत पर आई शांति। 6 अगस्त को हिरोशिमा तबाह हुआ। जापान सरकार को तब भी लगा कि यह एक असामान्य बम था, लेकिन परमाणु था, इसका अनुमान नहीं था। जापानी सेना आत्मसमर्पण के पक्ष में नहीं थी, वे मानते थे कि वे अब भी लड़ सकते हैं। ये एक भयंकर गलती थी और इस गलती की सजा नागासाकी को मिलने वाली थी। अमेरिका के पास 2 प्रकार के परमाणु बम थे। लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिराया गया, यूरेनियम आधारित। फैट मैन अधिक शक्तिशाली, प्लूटोनियम आधारित। योजना थी अगर जापान ने हिरोशिमा के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया तो दूसरा बम 3 दिनों में गिराया जाएगा। लक्ष्य कोकुरा शहर, लेकिन बादलों की वजह से आखिरी समय पर बदला गया लक्ष्य नागासाकी। नागासाकी एक खूबसूरत घाटी में बसा हुआ था, समुंदर के पास, पहाड़ियों के बीच। यह जापान का प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक केंद्र था। यह शहर जापान में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र भी था। यहाँ हजारों जापानी कैथोलिक रहते थे। किस्मत की विडंबना देखिए, एक ऐसा शहर जो धर्म, सौहार्द और कला के लिए जाना जाता था, उसे मौत ने चुन लिया। सुबह 11 बजे के आसपास B-29 विमान बॉक्सकार नागासाकी की ओर रवाना हुआ। मिशन लीड कर रहे थे मेजर चार्ल्स स्वीनी। बम फैट मैन प्लूटोनियम आधारित, हिरोशिमा के बम से कहीं अधिक घातक। वास्तविक लक्ष्य था कोकुरा, लेकिन वहां बादल थे। सिर्फ 45 मिनट में ईंधन खत्म होने वाला था, इसलिए दूसरा विकल्प चुना गया, नागासाकी। बम लगभग 1.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हुआ। 22 किलोटन का विस्फोट हिरोशिमा से भी अधिक शक्तिशाली। 75,000 से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए सिर्फ कुछ ही मिनटों में। एक शहर जो प्रार्थनाओं में जीता था, वो एक पल में राख हो गया। यह बम नहीं था, यह इंसान की सीमा से बाहर की क्रूरता थी। नागासाकी में स्थित उरकमी कैथेड्रल, जो एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च था, सीधे बम के नीचे था। सैकड़ों श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे थे, सभी वहीं समाप्त हो गए। चर्च की घंटियां अब कभी नहीं बजेंगी। टेस्टिमनी, एक जीवित बचे व्यक्ति की जुबानी। मैंने देखा मेरी माँ, जो हर दिन चर्च जाती थी, वो वहीं थी, लेकिन अब नहीं रही। बस राख थी, राख और सन्नाटा। जैसे हिरोशिमा में हुआ था, वैसे ही यहाँ भी रेडिएशन ने वह किया जो बम नहीं कर सका। बच्चों के शरीर से चमड़ी लटक रही थी, आंखें बाहर निकल चुकी थीं। बचे लोग कुछ दिनों या महीनों में तड़प कर मर गए। बहुत से वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों का मानना था जापान आत्मसमर्पण के करीब था। जापान के साथ बातचीत संभव थी, लेकिन ट्रूमैन सरकार ने शक्ति का प्रदर्शन चुना। यह केवल जापान को नहीं, बल्कि रूस को भी एक चेतावनी थी। यह राजनैतिक शक्ति प्रदर्शन था और इसमें कीमत चुकाई इंसानियत ने। 15 अगस्त 1945 को जापान के सम्राट हिरोहितो ने पहली बार रेडियो पर देश को संबोधित किया।
हमें असाधारण हथियारों से असहनीय क्षति हुई है। अब हमारी प्राथमिकता राष्ट्र को बचाना है। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक रूप से जापान ने संधि पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जीवित बचे लोग, जिन्हें कहा जाता है हिबाकुशा, समाज से बहिष्कृत हुए। कई लोग कैंसर, अपंगता, मानसिक रोगों से जूझते रहे। जापान ने शपथ ली, हम फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। वर्षों बाद उरकमी कैथेड्रल को फिर से बनाया गया, उसी जगह, उसी चट्टानों से। यह एक प्रतीक बन गया, विनाश से पुनर्जन्म का। नागासाकी ने भले ही सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने अपनी आत्मा नहीं खोई। वो फिर से खड़ा हुआ, अपने जले हुए विश्वास को फिर से सजाया। नागासाकी ने दुनिया को एक आईना दिखाया कि जब इंसान खुदा बनने लगे तो जमीन पर नर्क उतरता है, लेकिन इंसान का दिल फिर भी दोबारा जीना चाहता है, फिर भी प्यार करना चाहता है, फिर भी माफ कर देता है। हिरोशिमा और नागासाकी के आकाश से बम गिरे और जमीन पर इंसानियत बिखर गई, लेकिन जो मर गए वो शायद सौभाग्यशाली थे, क्योंकि जो बच गए उन्हें हर रोज मरना पड़ा, कभी बीमारी से, कभी समाज से और कभी स्मृति से। यह कहानी है उन खामोश चीखों की जो आज भी सुनाई देती हैं। अगर आप ध्यान से सुने, हिरोशिमा और नागासाकी में लगभग 2 लाख से अधिक लोग जिंदा बचे, लेकिन वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से टूट चुके थे। इन्हें कहा गया हिबाकुशा, वो जो बमबारी से प्रभावित हुए। शरीर पर जलने के निशान, कैंसर, ल्यूकेमिया, नर्व डैमेज, गर्भवती महिलाओं के बच्चों में जन्म दोष। ये लोग जिंदा तो थे, लेकिन जी नहीं रहे थे। जापानी समाज में हिबाकुशा को बीमारी का स्रोत माना गया। उन्हें नौकरी नहीं दी गई, शादी के लिए स्वीकार नहीं किया गया। लोग सोचते थे ये रेडिएशन फैलाते हैं। टेस्टिमनी, हिबाकुशा महिला, मैंने जिस लड़के से शादी करनी चाहिए, उसके माता पिता ने कहा वो रेडिटेड है, हमारे परिवार में नहीं आएगी। उस दिन मैंने महसूस किया मैं 2 बार मरी हूँ। एटॉमिक बम के रेडिएशन का असर 10 वर्षों तक जारी रहा। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया डीएनए डैमेज, अगली पीढ़ियों में विकलांगता, मानसिक विकास में रुकावट। बम का विस्फोट एक बार हुआ, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक फैला, जैसे किसी माँ की कोख तक आग लग गई हो। अमेरिका और जापान के बीच शांति संधि, सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी 1951। अमेरिका ने पुनर्निर्माण में सहायता दी। जापान ने शपथ ली, हम फिर कभी युद्ध नहीं करेंगे। जापान का संविधान अनुच्छेद 9, जापान किसी भी युद्ध में आक्रामक शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। एक ऐसा देश जो 2 बमों से तबाह हो गया, आज तकनीक और शांति का प्रतीक है। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, पुनरुत्थान। अमेरिका के भीतर भी विरोध हुआ, वैज्ञानिकों का पछतावा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, सिलार्ड जैसे वैज्ञानिकों ने बम के प्रयोग पर पश्चाताप किया। आइंस्टाइन, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी हार जाएगा तो मैं राष्ट्रपति को कभी खत नहीं लिखता। युद्ध के बाद शुरू हुआ कोल्ड वॉर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव। नतीजा, हजारों परमाणु हथियार बनाए गए। एक पल की गलती से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। जिस बम ने 2 शहरों को जलाया, उसने पूरी दुनिया को एक डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी से निकली आवाजें दुनिया को चेताने लगी। हर साल 6 और 9 अगस्त को लाखों लोग शांति के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की मांग तेज हुई। पीस मेमोरियल पार्क, हिरोशिमा। यह वह जगह है जहां हम मरे और जहां से दुनिया ने जीना सीखा। आज भी अमेरिका, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास 13,000 से अधिक परमाणु हथियार हैं। एक बटन दबाने पर दुनिया का अंत हो सकता है। हमने हिरोशिमा से क्या सीखा? क्या केवल यह कि परमाणु बम काम करता है, या यह कि इंसान के पास यह हथियार कभी नहीं होना चाहिए? स्कूलों में हिरोशिमा नागासाकी की घटनाएं पढ़ाई जाती हैं ताकि नई पीढ़ी भूल न जाए। हिबाकुशा लोग आज भी भाषण देते हैं, बच्चों को बताते हैं, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, हर तरफ सिर्फ मौत होती है। जापान आज दुनिया को यह सिखा रहा है, बिना हथियार के भी शक्ति संभव है, बिना बदले के भी न्याय संभव है। हिरोशिमा और नागासाकी अब सिर्फ शहर नहीं हैं, वे चेतावनी हैं, स्मृति हैं और एक वादा है कि हम फिर कभी वैसी गलती नहीं दोहराएंगे, कि हम प्रेम को युद्ध से ऊपर रखेंगे, और अगर कभी फिर से कोई बटन दबे तो वह बटन हो शांति का।